सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की बेटियां कक्षा 7वीं का पाठ को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र इसके शब्दार्थों पर डाल लें। इसमें जो मुख्य शब्द आए हैं, पेज नंबर 12 पर आप शब्द देखेंगे। गंभीर, जिसका अर्थ होता है गूढ़ या गहरा, शांत। संभ्रांत, महिला के लिए आया है, संभ्रांत विशेषण है, इसका अर्थ होता है शिष्ट, कुलीन। महिला एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका अर्थ होता है स्त्री। श्रद्धा भाववाचक संज्ञा, अपने से बड़े या विद्वान के प्रति उत्पन्न होने वाला आदर भाव। विशाल विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, इसका अर्थ होता है बड़ा। भावभंगिमा में विभिन्न स्वरूप। उल्लास, खुशी। कौतूहल यानी जिज्ञासा, विस्मय यानी हैरानी। विराट प्रेम का अर्थ है अत्यधिक प्रेम। अतृप्त यानी संतुष्ट न होना। बंधुर यानी गहरी या बंधी हुई। आदित्यकाएँ जो है गुफाएं या जो घाटी जैसी संरचना होती है पहाड़ी मैदानों में, उसे भी आदित्यका कहा जाता है। सरसब्ज उपत्यकाएँ, हरी भरी घाटियाँ होती है। आदित्यका उभरी हुई ज़मीन होती है और उपत्यका घाटी होती है, निचली ज़मीन जो होती है। सिर दुन्ना यानी पछताना। मौन अर्थात चुपचाप। प्रवाहित होना यानी बहना। श्रेय अच्छा, आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला, लुभावना, मन को अच्छा लगने वाला। झिझक होता है शर्म। इसके बाद पेज नंबर 14 पर आपको मिलेंगे प्रतिदान यानी लौटाना। प्रेयसी, प्रेमिका। सचेतन, सजीव। समतल, बराबर सतह का। लोकमाता, कल्याणकारी। उचट, उदास, अचरज, हैरानी में डाल देना। मुदित, मोह लेना। कुमारी, आलस्य। नदी, नटी है, जिसका अर्थ होता है नर्तकी। पट यानी पर्दा। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। और अद्भुत यानी विचित्र। तो इन सभी शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिए ताकि इस पाठ को पढ़ते समय आपको किसी भी स्थान पर समस्या न हो। चलिए पाठ शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, उन्हें यानी नदियों को। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई से लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो लेखक को प्रारंभ में नदियाँ किस तरह से प्रतीत होती थी? एक सभ्य, संस्कारी महिला के समान प्रतीत होती थी नदियाँ। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोदी की तरह उन्हीं की धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो ये लेखक के विचार थे कि वो उन्हें माँ की तरह, दादी माँ की तरह, मौसी की तरह, मामी की तरह मानता था। और जैसे इन सभी की गोद में बच्चे खेलते हैं, वैसे ही वो उस नदियों की गोद में जाके यानी नदियों में जाकर के डुबकियाँ लगाता था, नदी में तैरता था, मज़े करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो वहाँ हिमालय में जब हिमालय से नदियाँ निकलती है तो वहाँ उछलती कूदती कलकल करती, उनकी कलकल ध्वनि दूर से ही श्रवण करने को मिलती है। तो वो जो लेखक देखता है हिमालय पर इन नदियों की बाल लीला, उसे लेखक ने बाल लीला कहा है। जो नदियाँ उछलती कूदती किलकिलाती वहाँ से बहती है, तो उनको लगता है जैसे ये नदियों का बचपन है, ये हिमालय इनका पिता है और ये अपने पिता के गोद में किस तरह से बच्चे खेलते हैं, ऐसे ये हिमालय की गोद में नदियाँ उछलती कूदती हुई बह रही है। ये उनका बचपन, उसको हिमालय पर नदियों का रूप, उनको नदियाँ का बचपन लेखक को लगता है। कहाँ ये भागी जा रही है? कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही रहा, तो ये कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसज उपत्यकाएँ। तो ये वहाँ का हिमालय का जो स्वरूप है, हिमालय पर जो वनस्पतियाँ हैं, हिमालय पर जो प्राकृतिक छटा है, उसका लेखक वर्णन कर रहा है कि हिमालय पर इतना सारा सौंदर्य, इसके बाद भी ये अतृप्त है मानो, तो ये वहाँ से बह के दूर जा रही है। दूसरा जो हिमालय पर देखने को मिलता है, बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी पहाड़ियाँ जो होती है वो उन पर पेड़ पौधे नहीं होते,
क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और बर्फ़ के कारण वहाँ वनस्पति नहीं पनप पाती, इसलिए वो एक प्रकार से उन्हें नंगी पहाड़ियाँ कहा गया है, क्योंकि उन पर पेड़ पौधे नहीं होते। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ होती है हिमालय में, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे होते हैं, घाटियों में बर्फ़ नहीं होती नीचे। बंधुर आदित्यकाएँ यानी जो चोटियाँ होती है वो बंधुर है, बंधुर यानी बंजर की तरह है, उसमें कुछ भी उगता नहीं है। सरसब्ज उपत्यकाएँ यानी घाटियाँ, उपत्यका होती है घाटी या दो पहाड़ों के बीच की ज़मीन, तो उसमें सरसब्ज है, वो हरी भरी है, वहाँ पर खूब हरियाली देखने को मिलती है। ऐसा है इनका लीला निकेतन, इनका लीला भवन, इनका जो लीला निकेतन है वो इस तरह का है, जहाँ पर ये लीलाएँ करती है। क्या है ये लीला निकेतन? हिमालय को कहा गया है लीला निकेतन। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, लीला निकेतन यहाँ पर हिमालय को कहा गया है, क्योंकि वहीं पर ये नदियों की बाल लीला होती है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अच्छा, जब ये वहाँ से हिमालय से बह के दूर पहुंच जाती है तब इनकी चाल क्यों मंथर हो जाती है? अब ये भौगोलिक रूप से देखें तो अलग उसका कारण मिलेगा, लेकिन ये लेखक है, लेखक भावों से भरा हुआ व्यक्ति है और वो भावनाओं से ही सोचता है कि ऐसा क्यों होता होगा कि जब बेटी अपने पिता से दूर चली जाती है तो फिर उसकी चाल मंथर हो जाती है। एक दूसरा, वहाँ पर जब ये देखती हैं देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, चिनार के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ों का जंगल है, वो जंगल में जा कर के फिर ये अपनी बचपन की बातें याद करती होंगी, शायद इसलिए ये इनकी चाल मंथर हो जाती है, धीमी हो जाती है। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ये हमें नहीं पता कि हिमालय को कितनी पीड़ा होती होगी अपनी इन बेटियों से दूर होकर के, वो कितना परेशान होता होगा, कितना रोता होगा इन बेटियों के लिए। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो ये हम वहाँ पर कहीं पर भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि हिमालय इनके लिए कितना व्यथित होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद कहा है लेखक ने नदियों को, ठीक है। और ये जो दो महानद है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानद कहा गया है, तो ये अपने आप में हिमालय के लिए लेखक के अनुसार सौभाग्य की बात है कि वो इन दो बड़ी बेटियों का, इन विशालकाय नदियों का उत्पत्ति स्थल है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब यहाँ लेखक कहता है कि चूँकि ये नदियाँ हैं हिमालय पर जब बहती हैं तो उछलती कूदती अल्हड़पने से बहुत ही चंचल शरारती पने का भाव उनमें लेखक को लगता है, तो इसलिए लेखक को ऐसा लगता है कि ये हिमालय से निकलती है, हिमालय की बेटियां हैं, हिमालय में इनका जन्म होता है, इसलिए वहाँ इतनी चंचल होती है, आगे जाते जाते इनकी चाल धीमी होती जाती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। तो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद लेखक ने कहा है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ पर कालिदास जी का एक दृष्टांत दिया गया है। कालिदास ने मेघदूत एक महाकाव्य लिखा है जिसमें एक यक्ष बादलों के द्वारा अपनी प्रेयसी को एक संदेश भेजता है। तो वो यक्ष उस मेघदूत से कहता, बादल रूपी दूत से कहता है कि तुम जब बेतवा नदी से के वहाँ से गुजरो तो वहाँ पर कुछ वृष्टि कर देना, कुछ बारिश कर देना, तो तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। तो ये इस बात से लेखक को ऐसा लगता है कि कालिदास जी भी इन नदियों को सचेतन रूपक में यानी माँ, बेटी, प्रेयसी इस रूपक में देखना ज़्यादा पसंद करते थे।
दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग शक्ल में देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। सभी को ऐसा ही लगेगा अगर आप सब जगह पर नदियों को देखें। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में इस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चिंतित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो इस तरह से ये कविता लेखक ने सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठा और वहाँ पर बैठ करके लिखी थी। तो इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा होता है। इसके शब्दार्थ आप लिखेंगे और कुछ प्रश्न मैं दूंगा, उनको आप उत्तर लिखेंगे।